माध्यम से सदन के नेता तो नहीं हैं, पर फिर भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये जो बजट भाषण है 23 तारीख का, उसको जिसके बारे में आप और हम सब चाहते हैं कि 13 जिलों की पानी की समस्या हल हो, इसमें किसी की भी राय भिन्न हो ही नहीं सकती। हर व्यक्ति का इसमें सहमति रहती है, लेकिन मैं इसमें आपको एक जो या तो प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई या सोच में मिस्टेक हो गई या क्या हुआ मैं नहीं समझ पाया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए पेज नंबर 18, पैरा नंबर 170, इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए मानसून के दौरान चंबल नदी के सहायक नदी बेसिनों में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीरी आदि नदियों के बेसिन को जल अपरावर्तन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई। इस परियोजना द्वारा राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता तथा 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र का, अब मैं सोचता हूँ ये 251 मतलब 2051 में अगर ये योजना पूरी होगी तो हम तो भगवान के यहाँ जा चुके होंगे। हम तो इस योजना का कोई स्वरूप देख नहीं पाएंगे। मुझे बहुत, या तो कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो सुधार लेना, और प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो तो आप सब सचेत हो जाना कि जिस योजना के बारे में आप दे ताली बजा बजा कर थक गए हो वो 2051 में पूरी होगी, तब में आधे से अधिक लोग भगवान के यहाँ जा चुके होंगे। मैं सोचता हूँ कि ये राज्यपाल का अभिभाषण, मैं ये कल्याण सिंह जी के द्वारा जो 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में जो भाषण पढ़ा है उस पर ही सरकार का पूरा 5 साल का काम टिका हुआ है। मैं उसके बारे में उनका राज्यपाल के अभिभाषण का पैरा नंबर 10, जिस पर आप दे ताली थक नहीं रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं। सरकार ने जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार कर आम जन के किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। यह नीतिगत दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सभी विभागाध्यक्ष को 100 दिवसों की कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश किए हैं। मतलब ये 100 दिन में आपको जो आपने घोषणाएं की है वो राज्यपाल के मुंह से आपने इनको कहलाने का प्रयास किया है। अब मैं आपकी जो हकीकत है, ये एक और डॉक्यूमेंट है आपका जन घोषणा पत्र, जिसको आप रोज बोलते हो। अब मैं आज इसको आपका जन घोषणा पत्र दिखाता हूं कि आप वास्तव में देखने का प्रयास करो। आपने घोषणा की थी कि 10 दिन में किसानों का कृषि ऋण माफ करना। ये नहीं कहा कौन सा ऋण माफ, कृषि ऋण में सभी आते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा बंद की गई लगभग 20,000 स्कूल की समीक्षा कर नए सिरे से प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में 100% बिजली शहरों में 24/7 आपूर्ति करने सुनिश्चित की जा रही है और किसानों को 8 घंटे तक बिजली दी जाएगी। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को, मेरे माध्यम से सारी राजस्थान की जनता भी इस बात को सुने कि जो मैं राज्यपाल का भाषण पढ़ा था 100 दिन में जिस कार्य योजना को बनाया था उसी को पढ़ रहा हूं। शिक्षित बेरोजगार वर्ग को 3500 प्रति माह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा शिक्षित बेरोजगारों को। तो शायद अर्थ अलग अलग निकलते हो तो आप समझाना। सरकार ने संविदा कर्मी, NRHM, NUHM कर्मियों, पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मियों, आंगनवाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के अंतर्गत आपके आने के पहले मैंने आपका एक पढ़ा है, जैसे आपको पता लगा, आपने ईस्टर्न कैनाल को जो हमारे राज्यपाल महोदय से पढ़ाया उसमें आपने लिखा है कि 2051 में पूरा होगा। अच्छा सुन लिया, तब तो ठीक है।
धन्यवाद आपको। तो अब इसको गौर भी कर लेना, और मैंने गलत पढ़ा हो तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो ठीक करा देना। अंतर्गत कार्यरत कर्मियों को समस्या को यथोचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश में युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार सृजन करना तथा प्रदेश में सभी राजकीय विभागों में रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को राज्य में रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को समयबद्ध रूप से पूरा करना। अब आप बताइए कि इसमें से क्या हुआ है। मैंने कोई चीज इसमें गलत अगर पढ़ ली हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना। आपके सब विद्वान अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को आगे ले जाए। अब आपने ये जो किसान कर्जा माफी की बात की है, आपने सहकारी का जो ऋण था वो तो आपने माफ किया, लेकिन आपने 2020-21 के जो बजट घोषणा है उसके बिंदु संख्या 68 द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से समन्वय कर वन टाइम सेटलमेंट द्वारा करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उसकी कुछ पालना नहीं हो पाई। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए आपने लिखा, हमने केंद्र सरकार को लिखा, 3 लाख से अधिक लोग किसान हैं। मेरे एक प्रश्न के जवाब में विधानसभा में राजस्व मंडल द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार माननीय सभी सदस्य मेरी बात को सुनना, और मैंने को जहां आपको लगे कि मैं गलत तथ्य दे रहा हूं तो आप मुझे जरूर मदद करें। अनुसार 3 साल में 22,215 किसानों को कुर्की के नोटिस दिए गए, ये मेरे प्रश्न के जवाब में, जिनमें से 18,817 किसानों की जमीनें कुर्क हुई। इसमें कुछ जिलों का उन्होंने संख्या दिया। अलवर में 4,010, जयपुर में 2,945, गंगानगर में 2,888, हनुमानगढ़ में 1,906 और भरतपुर में 1,690 और चूरू में 1,359। ये मेरे प्रश्न के जवाब में है। तो आपका यह जो माफ करने वाली बात थी, इसके भरोसे किसान रहा और उसकी जमीन कुर्क हुई। आपने कहा ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल हमने माफ किया। अब ईमानदारी से बताओ, वसुंधरा जी ने अपनी पिछली सरकार के समय में किसान का 10,000 तक का बिल किसान को नहीं देना था, सरकार ने जमा करना शुरू कर दिया था ना। और अगर यही योजना लागू रहती तो 60 महीने में उनको 50,000 रुपये की रिलीफ मिलती कि नहीं मिलती। आपने 3 साल तक उसे बंद रखा, और अभी आपने मई 21 को इसे पुनः चालू किया, और आपने इसको 2,000 बढ़ाकर बजाओ ताली, तो उसको मिला तो केवल 23,000 रुपया, और उसको घाटा हुआ 27,000 रुपये का। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आपने वास्तव में किसान को मदद की है, अगर आपने स्वीकृत किया हो तो बताएं। और बिना स्वीकृत के किसी भी अध्यापक को आप लगाओगे, वेतन वहां से नहीं उठ सकता, वेतन किसी न किसी दूसरे स्कूल से आएगा। इसका मतलब आपने 1700 हिंदी मीडियम स्कूल थे, उन 1700 हिंदी मीडियम स्कूल के अध्यापकों को यहाँ व्यवस्था के लिए लगाकर उनको भगवान भरोसे छोड़ा कि नहीं छोड़ा। और उसमें से भी आप देखो, आपने सिलेक्शन का तरीका निकाला था। पहले चरण में आपने व्यवस्थित इंटरव्यू करके सिलेक्शन किया था अध्यापकों का लगाने के लिए। दूसरे चरण में आपने कहा कि जो हिंदी मीडियम के हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के बच्चे हैं, पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, उनको लगा दो। और जो आपका तीसरा चरण है, दुर्भाग्य है राजस्थान के उन बच्चों का। और तीसरे चरण में क्या किया आपने? सबने अपने भाई भतीजों को भर दिया। जरूरत हो या मत हो, मैं गारंटी से कर रहा हूं, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां लगे हुए आज के शिक्षक की पोस्टमार्टम करो, ये कौन है और कहां से आए और कैसे आए। मैं आपको फिर विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं, अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोल सकता, उसको आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से दूसरे स्कूलों से ट्रांसफर कर करके उनको राहत देने का काम आपने किया है। ये उन बच्चों का भला नहीं होगा। बच्चे जिंदगी भर तक आप और मुझको याद करेंगे कि मुझे अंग्रेजी के नाम से पढ़ने के लिए भेजा तो सही, पर वह पढ़ाने वाला मास्टर अंग्रेजी नहीं जानता। आपका डायरेक्टर स्वयं नागौर के एक स्कूल में गया और जाकर के उस प्रिंसिपल से उसने अंग्रेजी का 2 लाइन तो बोल, तो उसको सस्पेंड कर दिया। उसका क्या दोष है? दोष तो लगाने वाले का है, उसको क्यों लगाया? तो मतलब ऐसी दुर्गति करने के बाद अब आपको मतलब विद्यालय में
पुस्तकालय और प्रयोगशाला का कोई पद नहीं है, लेकिन आज की तारीख में ये जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल है ना, इनमें आपने पुस्तकालय अध्यक्ष लगा रखे हैं और प्रयोगशाला सहायक लगा रखा है। ये केवल तनख्वाह देने के लिए और अपने बच्चों को एडजस्ट करने के लिए बनाते हैं ये स्कूल, या उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए बनाते हैं? गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोई भी अधिकारी या कोई मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर इंद्र झारोली को क्यों इन्वॉल्व किया? अब आगे बताता हूं मैं। यहाँ मुख्य सचिव महोदय बैठे हैं। इस रीट की परीक्षा के लिए आपके मुख्य सचिव ने 15/9 को मीटिंग की थी, सवेरे 11 बजे, और शाम को 5 बजे फिर की वीसी, और उसमें करने के बाद उन्होंने सारी व्यवस्था अपने कलेक्टर और एसपी को संभलाई थी कि आपके पास ये जो पेपर आएंगे और जो आंसर बुक आएगी उसको आप किस तरह से ले जाओगे। मुख्यमंत्री महोदय, अफसोस तो मुझे तब इस पढ़ के हुआ कि आपके यहाँ 23/9 को मुख्यमंत्री जी आपने इस रीट की परीक्षा के लिए मीटिंग ली और अध्यक्षता में परीक्षा की तैयारी की समीक्षा बैठी। प्रश्न पत्र और OMR शीट को कोष कार्यालय, आपकी मीटिंग का प्रश्न पढ़ रहा हूं, क्या हो रहा है यार। कोष कार्यालय, उपकोष कार्यालय, पुलिस थानों के मालखाने में रखे जाने के निर्देश है। जयपुर में उक्त निर्देशों की अवहेलना पर शिक्षा संकुल में पेपर क्यों रखे और किसने रखे? किसने रखे और क्यों रखे? मैं आप सबसे भी मेरी कोई अदावत नहीं है, पर मेरे को उन बच्चों की चिंता जरूर है कि जिनके कारण से आज वो इसमें लटक रहे हैं। जयपुर जिले में शिक्षा संकुल में रखे गए पेपर की सुरक्षा के लिए जिन लोगों को लगाया गया, उनमें से कॉलेज शिक्षा के सेवानिवृत्त व्यक्ति श्री प्रदीप पाल सर को कोऑर्डिनेटर और उनके साथ कोऑर्डिनेटर 4 व्यक्ति श्री सुभाष यादव, BS बैरवा, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा एम ध्यान सिंह गोठवाल, निजी स्कूल स्टाफ एवं सिम राम कृपाल मीणा, निजी स्कूल संचालक को लगाया गया। रीट पेपर लीक होने के बाद चौतरफा जब दबाव पड़ा तो इनके खिलाफ आपने कार्रवाई की और उसके बाद थोड़े दिन बाद वापस इनको बहाल करके वापस उसी जगह लगा दिया। उक्त व्यक्तियों को लगाने के आदेश किस अधिकारी ने दिए? इन लोगों को, प्राइवेट लोगों को, जबकि आपने जिम्मेदारी आपकी मीटिंग में एसपी और कलेक्टर को दी थी, तो फिर इन प्राइवेट लोगों को किसने लगा दिया? इसके लिए मैंने पिछली बार भी आपके साथ निवेदन किया, लेकिन आपने मेरी जांच कर दिया। अगर कलेक्टर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर कलेक्टर दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? और उसमें भी मुझे बहुत अफसोस है, क्या कहे, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं आपको, है ना। वहां डबल लॉक की चाबी जिस आदमी के पास है, वहां से अगर पेपर निकल जाए तो क्या राजस्थान का बच्चा किसको दोष देगा? किसको दोष देगा? और आप उस सीमा तक नहीं पहुंचे। इसी तरह से अभी वरिष्ठ अध्यापक का जब पेपर लीक हुआ, आप सब लोगों को दुख होगा। ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, है ना। इस तरह का पहली बार, ये तो ठीक है उदयपुर एसपी को सूचना मिल गई बच्चे के द्वारा ही। अगर ये बच्चे के द्वारा सूचना नहीं मिलती तो ये कितनी गाड़ियों में कितने बच्चे बैठ करके और घूमते रहे। रात को 8 बजे इनको गाड़ी में बिठाया और रात को 2 बजे इनको पेपर दिया, और उस पेपर में उनको आंसर कौन से हैं उस पर टिकिंग किया हुआ है। ये तो एसपी ने पीछा करके सवेरे 4:15 बजे इन सब लोगों को सभी साधनों सहित रेड हैंडेड पकड़ लिया। अब आपने क्या इसको सस्पेंड कर, इस पर क्या निकलेगा यार? आखिर ये पेपर निकला होगा तो कहीं एक जगह से निकला होगा, जिसके पास ये पेपर पहुंचा होगा कोई आसमान से उड़ के थोड़ी आया होगा। पेपर पहुंचाने वाला कोई होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप चोर की मां को नहीं मारोगे ना, इन बच्चों के भविष्य को आप सुधार नहीं दो। अब आपने, मैं इस उच्च शिक्षा का ढांचा बताता हूं। आप शिक्षा के प्रति पता नहीं इतने, ये फोकट वो फोकट, अरे वो नहीं मिलेगा तो भी पढ़ करके यार खड़ा हो जाएगा बच्चा। आप कर क्या रहे हो? ये उल्टा केवल खुश करने के लिए। सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं, प्रदेश में 490 कॉलेज है हमारे यहाँ, राजकीय कॉलेज है, और उस राजकीय कॉलेज में 9060 पद आज की तारीख में खाली है। 9060 पद।
इसी तरह से आपने देखा होगा कि ये जो 2017 में से रिक्त चल रहे हैं और सहायक आचार्य के कुल 4,717 पद खाली हैं। ये सब मिलाकर 50% हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें महाविद्यालय में केवल 27 में पुस्तकालय अध्यक्ष तथा केवल 28 में शारीरिक शिक्षक कार्यरत है। 90% महाविद्यालयों में लेखाकार कार्यरत नहीं है। महाविद्यालयों में 70% से अधिक प्रयोगशाला सहायक के पद रिक्त हैं, लेकिन विद्यार्थियों के हित में, बेरोजगारों के हितों में पदों पर नियुक्ति करने के बजाय केवल आपने उनको झूलना पकड़ा रखा है। अभी आपको और मैं बताता हूं, आप क्या कमाल कर रहे हो। राज्य भर में अधिकतर महाविद्यालय आज प्राचार्य के विहीन हैं। अब आप ये देखिए, इसमें ये जितने भी अपने कॉलेज हैं इनमें नेक आवश्यक होता है। इस नेक के तहत 490 में से, समझो, सुनो, 490 महाविद्यालय में से 69 केवल 69 महाविद्यालयों में नेक प्राप्त किया हुआ है, बाकी आप उसको नहीं है। और इसमें से भी केवल 4 कॉलेज ऐसे जिनको ए ग्रेड मिली है, यही नहीं है, केवल 2 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड मिली हुई है, एक राजस्थान विश्वविद्यालय और एक सुखाड़िया विश्वविद्यालय। बाकी जितने विश्वविद्यालय हैं वो सारे के सारे इस आवश्यकता को भी पूर्ति नहीं करता है। अब मैं आपको विश्वविद्यालय की दशा बताता हूं। चाहे गलती मेरी रही हो या मेरी सरकार की रही हो, पर हम उस बच्चे के प्रति अन्याय नहीं कर सकते। हमने की तो हमको भी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये विश्वविद्यालय चल रहे हैं, मजाक हो रही है। क्या कर रखा है? पैसे बचाने का धंधा कर रहे हो और फिर लोगों को फोकट में बांट करके ठगाई का धंधा करना चाहते हो। मैं बताता हूं आपको, दुर्भाग्य है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 1016 पद स्वीकृत है, शैक्षणिक पद 1016, उसमें से खाली है 525, 51%। और इसी तरह से आपने जयनारायण व्यास 656 पद है, 375 पद खाली है, 57% पद खाली है। उदयपुर विश्वविद्यालय 298, इसमें 27%। ये जो आपका अजमेर का विश्वविद्यालय, इसमें 66% पद खाली है। कोटा विश्वविद्यालय 45% खाली है। महाराजा गंगा सिंह विधि विश्वविद्यालय बीकानेर 71%, 71। कितना कुल पद कितने हैं? गंगा सिंह में 59, उसमें से 42 पद आज की तारीख में खाली है। ये जो महावीर विश्वविद्यालय खुला है 27 में से 16, इससे भी आगे सीमा लांग गई है, सीमा लांग गई है। ये जो आपने 4 विश्वविद्यालय खोले हैं, अलवर, भरतपुर, सीकर और बांसवाड़ा, एक भी अध्यापक इसमें से सेलेक्ट हुआ ही नहीं है। 30 में से 30 पद खाली है। क्या विश्वविद्यालय चला रहे हो भाई? क्या करना चाहते हो पता नहीं। और दुर्भाग्य तो उस दिन आया जिस दिन कुलपति अपनी डिग्री पूरी नहीं करता है। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कि उनके पास डिग्री है कि नहीं है। उनकी जांच हुई, जांच होकर के संभागीय आयुक्त ने रिपोर्ट दे दी और उसमें निश्चित रूप से उसके पास 10 साल का प्रोफेसर का अध्ययन एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रूव हो गया। लेकिन दबा करके फाइल बैठे हैं, कार्रवाई नहीं करना चाहते। निःशुल्क दवा योजना, मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये आपने 2021 है ना, राज्य सरकार का पैसा है 462 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से प्राप्त हुआ 527 करोड़, अन्य से प्राप्त हुआ 1,54,00,000। कोविड फंड आपदा से आपको मिले हैं 139 करोड़। सब मिलाकर 1130 करोड़ रुपया आपके पास हो गया निःशुल्क दवा का। आपने वितरण कितना किया? 655 करोड़, 58%। और उसके बाद 21-22 इसी तरह से आपका है 536, केंद्र का है 511 और कोविड का है 324, सब मिलाकर 1400 करोड़ रुपया आपको मिला है, 1200 करोड़ रुपया। और अब की बार तो आप कहाँ हो? या तो मेरे आंकड़े गलत है या आपके अधिकारी ने जो रिकॉर्ड मुझे दिया वो गलत है, दोनों में से कोई गलत होना चाहिए। ये 22-23 का दिसंबर तक जो आप बता रहे हो, ये जो आपको प्राप्त हुआ है वो 910 करोड़ रुपया प्राप्त, लेकिन ये ज्यादा प्राप्त हुआ है। और ये ज्यादा को कहाँ आपने
आपने बड़ा कमाल का काम किया। निगम आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में प्रावधानों के विरुद्ध औषधि, सर्जिकल यूजर्स, सैनिटरी नैपकिन हेतु दिनांक 31/12/22 तक राशि 1357 करोड़ रुपया इसमें से उठाया है। 1357 करोड़ रुपया नैपकिन के लिए आपने उठाया है। तो आप कर क्या रहे हो? राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हो? तो देखो आप अभी आप इसमें देखिए, अब बार बार दे ताली, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। पहले वाले ने कुछ नहीं किया ना, है ना। ये भामाशाह योजना कब शुरू हुई थी? अरे कम से कम एक शब्द तो बोल दो। पहली बार हिंदुस्तान में अगर किसी ने गरीब को मुफ्त इलाज के लिए व्यवस्था की, उसका नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। हिंदुस्तान में कहीं भी शुरू नहीं हुई थी, कहीं भी शुरू नहीं हुई। और उन्होंने शुरू कब की थी? आपने देखा होगा। अरे मैं भी बजा रहा हूँ, क्या दिक्कत क्या है? अच्छा काम करे तो नहीं बजाना है क्या? सोगन खा लिए तो खा लो। जनता एक रहे, पूरे इसका जवाब देंगे नेता प्रतिपक्ष। एक भी मेंबर मुस्लिम ना लोकसभा के अंदर है बीजेपी का, ना राज्यसभा के अंदर है, ना यूपी के अंदर है। किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं आप लोग? किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं? आपकी डेमोक्रेसी सोच है एक धर्म, इतना बड़ा धर्म, 20% आबादी जिसकी हो, आपकी पार्टी ने एक टिकट नहीं दिया, ना लोकसभा में, ना यूपी के अंदर, ना ने दिया राज्यसभा के अंदर। किस मुंह से बात करते हैं? उन सबके साथ लेकर चलने वाली बात करते हैं। इसकी बनेगी सरकार की, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, सबके लिए बनती है, सबके लिए बनती है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप बात करते हो आयुष्मान भारत की बात करते हो, आपको मालूम है कैप लगी हुई इसके अंदर? आपको मालूम है खाली 19% लोगों को राजस्थान के अंदर उसकी हम स्कीम लेके आए। अगर या आपकी भामाशाह योजना थी, ताली बजवा दी आपने। हिंदुस्तान में सबसे पहला काम हमने किया, क्या किया? 19% लोगों को दे रहे थे बीमा, खाली 19% लोगों को दे रहे थे। आपको मालूम आयुष्मान भामाशाह के अंदर और इसमें चीनी योजनाओं कितना बड़ा फर्क है? आज 90% कवरेज किया राजस्थान के अंदर योजना से। हिंदुस्तान भर में चर्चा हो रही है राजस्थान की, हिंदुस्तान भर चर्चा हो रही है, हमारे नवाचार की चर्चा हो रही है। चाहे वो चीनी योजना हो, चाहे ओपीएस हो, उड़ान योजना हो, शहरी रोजगार योजना हो, शहरी खाद्यान्न, इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, किस योजना में गिनो आपको? आज कितना लोगों को रिलीफ मिला है। राजस्थान गवाह इस बात का। आप हर स्कीम की उसका बिना समझे हो गए कि कितना 19% किसे कहते हैं। उसमें कैप है, इंश्योरेंस कंपनी को 1065 रुपए देने का कैप है। उसके अंदर भी हम दे रहे हैं 70 रुपए दे रहे प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं। किसकी बात आप करते हो? आप कंपेयर करना चाहते हो? तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप इतना आपने खूब देख लिया, 4 साल निकाल दिया आपने, क्या निभाई उपयोगी भूमिका आपने? जन आक्रोश रैली निकाली आपने। मैं पूछना चाहूंगा आपको, जन आक्रोश योजना निकाली, यात्रा निकाली, कहीं आपको जन दिखा? कहीं आपको आक्रोश दिखा? दिखा कहीं आपको? आपकी धज्जियां उड़ गई, आपकी धज्जियां उड़ गई ना। अच्छा बैठो प्लीज ना बोलेंगे ना जनता ना आक्रोश था, ना जनता ना आक्रोश था। पूछ रहे थे आक्रोश किस बात का है, ये तो बताओ। हम तो संतुष्ट हैं। एक के बाद एक शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर शानदार पानी की योजना है, बिजली की योजना बन रही है, सड़कें शानदार बन रही है, घर के पेंशन मिल रही, 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं, 1 करोड़ लोगों। सोशल सिक्योरिटी हमारी थीम के अंदर है। आप बात कर रहे हैं, किसान खुश है, अलग बजट पेश किया उनके लिए, अलग बजट पेश किया। कितने राज्यों ने किया देश के अंदर? डबल कर दिया हमने, उनका एलोकेशन डबल कर दिया। आप कह रहे थे अभी 833 रुपए दिए वसुंधरा जी ने, आप बड़े गिना रहे थे। अरे 833 रुपए दिए क्या? कोड ऑफ कंडक्ट लगने के 4 दिन पहले, बैक डेट के अंदर, वो भी कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था 4 दिन पहले, पेट लगा करके बैक डेट के अंदर,
833 घोषणा कर दी, बिना बजट के कर दी गई। हमारी सरकार आई, बकायदा हमने साल में लगाया होगा, बजट में प्रोविजन किया, 1000 रुपये दिए प्रति किसान। आज 9 लाख किसानों को लगभग जो है जीरो बिल आ रहा है, जीरो बिल आ रहा है। किसकी बात करते हैं? पूरे सदन के मालूम है किस प्रकार से किया, वो भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं। कर्जा माफ हमने किया 22 लाख किसानों का, 14,000 रुपये हमारे उसमें खर्च हुए, 6,000 आपका था उसके अंदर, आपने 50,000 तक किया। बाद में कल घोषणा करी, हमारे ऊपर डाल दिया, हमें वो भी मंजूर किया। आपने भी कहा आर्टिकल बैंकों का, ठीक है, मैंने लिखा उसके अंदर, हम आज भी उस पर काम है। आप अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों के करोड़ों अरबों रुपए माफ कर सकते हो, एनपीए कर सकते हो, वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हो, तो क्या कारण है कि राजस्थान के अंदर उन किसानों का जिनसे हमने वादा किया है, आप उनका वन टाइम सेटलमेंट करवा दीजिए, किसान का हिस्सा आएगा वो हम भरेंगे। आज भी हम इसे उठाएंगे। आपका आधा 35 मिनट का भाषण तो खाली शिक्षा भी था, नेचुरल भी है, आप टीचर रहे हैं, सामान्य टीचर रहे, आपका उसका अनुभव भी अपना है, हम चाहेंगे आपका अनुभव का लाभ लें। पर जिस प्रकार से आपने 35 मिनट उसमें जाया किए, उसकी जरूरत नहीं थी। रात और दिन का फर्क है, चाहे इंग्लिश स्कूल खोलने की बात हो, चाहे भर्ती करने की बात हो, आप तो इसका अनुभव ही मुझे बता दीजिए, किस सरकार में 3.5 लाख के लगभग नौकरी लग रही हो। हमने 1,17,000 नौकरी दे दी, 1,25,000 नौकरियां प्रोसेस के अंदर है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख को हमने घोषणा कर रखी है। तो मुझे बता दीजिए, आप जो आंकड़े दे रहे हो, इतने खाली, इतने खाली, इतने खाली, आपके पद में खाली नहीं दे रहे थे क्या? खाली हमें दे रहते हैं, बनने की प्रक्रिया होती है। आपने खुद ने स्वीकार किया, हमने ट्रांसपोर्ट फ्री किया, खाली ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं किया, हम लोगों ने बकायदा जिला कलेक्टरों को कह करके, जिसको आपने भी हिंट दिया था कि जनता ने साथ दिया, मैं मानता हूं, हमने खुद ने तय किया, खाली रोडवेज में नहीं, प्राइवेट बसों के भी हम देंगे। करीब 26 लाख हमारे अभ्यर्थी थे, 26 लाख अभ्यर्थी थे। कहाँ रुकेंगे रात को, कहाँ खाना खाएंगे, हमने व्यवस्था करी कलेक्टरों क्या करके। आप लोगों ने उसमें सेव किया होगा, सबने खाना भी मिला उनको, रहने की व्यवस्था भी करी। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक तो वैसे हर राज्य में हो रहे हैं, वो अलग बात है। आप कहेंगे जाके वहाँ हो रहे थे, होना जरूरी है क्या? मैं मानता हूँ आपकी बात को, पर मैं कहना चाहूंगा आपको, पेपर लीक हो रहे हैं, और पेपर लीक तो हो रहे हैं गुजरात में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, सब जगह में। और आपके वक्त में 13 बार पेपर लीक हुए। हमने पहला राज्य राजस्थान है जिसने हमने उन लोगों को जेल के सिकने में बंद किया है, वो राजस्थान राज्य है। हमने उनकी बिल्डिंग को ध्वस्त किया है, हमने इसी असेंबली के अंदर कानून पास किया है। हमने बरकरार की नौकरियों से किस राज्य ने किया, बता दीजिए आप। आपके वक्त में तो आपको शायद मालूम हो, गृहमंत्री थे आप, 80 लोग आपके सब इंस्पेक्टर के अंदर, पेपर आउट हो गया, नौकरी में चले गए। बताइए आप, नौकरी में चले गए, उस पर भी प्रेस कटिंग मेरे पास में 14 की है। 80 लोग चले गए नौकरी के अंदर, फर्जी पेपर आउट होने के बाद में पढ़ करके। नेता हमारे राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट लेके बैठे हुए हैं, डरने में लोगों को क्या तुक है? सरकार ने कोई कमी रखी है? सीबीआई क्या कर लेगी जांच करके? सीबीआई ने कोई जांच पहले भी की है क्या? कितने राज्यों में सीबीआई जांच दी गई है? और तो और यूपी के अंदर तो जो एजेंसी ने मना कर दिया कि हम तो पेपर हाथ नहीं लगाएंगे, पेपर लेंगे ही नहीं, हम तो एग्जाम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस पे पक्ष विपक्ष सब मिलकर के तय करे कैसे हमें कमेटी बनाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, आपकी भी इच्छा थी कमेटी बने, कुछ भी बने, हमें मंजूर है, पर किसी भी कीमत पर पेपर आउट नहीं होने चाहिए। ये हमारा सुनिश्चित दृढ़ निश्चय है। उसको हम चाहेंगे कि हम उसको आपको बताएं
कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, इतना हम आप सबका सहयोग चाहेंगे। कोरोना का मैनेजमेंट ही हमारे लिए गेम चेंजर होगा, आप देखेंगे। कोई कम मेहनत नहीं की हम लोगों ने, किस प्रकार मैनेजमेंट किया, डॉक्टर जानते, नर्सेज जानती है, रास्ता के लोग जानते हैं, जो तकलीफ में आए थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हम लोगों ने, इतना दबाव रखा हमने केंद्र सरकार पे भी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी और गर्व होगा, आज इन सब स्थितियों के बावजूद भी आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है, उसके कारण आज हम देश के अंदर जीडीपी के अंदर नंबर 2 पे आ गए हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर, मैं गर्व से कह सकता हूं 11.04%, जबकि आपके शासन के अंदर 18-19 के अंदर आप लोग 2.37 पे आ गए थे, जीडीपी में 2.37 पे आ गए थे। उसके बाद में कोरोना भी आ गया, आर्थिक हालात भी बदल गए, उसके बावजूद हमें अभी 11.04% आर्थिक विकास दर हमारी रही है। इसको तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे इस बात को। हमने घोषणा पत्र के 80% वादे पूरे किए, 20% प्रगतिरत थे, 94% बड़े घोषणाओं की स्वीकृति जारी कर दी हम लोगों ने। और अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय पॉलिटिकल दृष्टिकोण से भी, तो आप पाएंगे कि जो भी चुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, आपके वक्त में तो जब सरकार आपकी थी 8 बाई इलेक्शन में 6 चुनाव हारे थे, याद है आपको। और अभी हमारे वक्त में 9 चुनाव में 7 चुनाव जीते हैं। बीजेपी की एक जगह जमान जब्त हो गई है, एक जगह 3rd नंबर पे रहे हुए, मत भूलो आप लोग। जनता माई बाप होती है, कुछ सोच के हमें जिताया होगा और कुछ सोच के आपकी जमान जब्त कर रही होगी, ये आप दिमाग में रखें।